गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक होंगे आप सब। चलिए देखिए, मैं एक दिन 2 दिन से करंट नहीं डाला, तो अब मैं 27, 28, 29 के जून 2020 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहा हूं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन थे, मैंने समाहित करने की कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन को कम क्वेश्चनों में समाहित करके उनका एक्सप्लेनेशन पे बल दिया है। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूं, आप मेरे साथ आ जाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा सरकार ने किस स्तर के रंग नेत्रहीनता यानी कलर ब्लाइंडनेस को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए क्या कर दी है? केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन किया है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, माइल्ड और मीडियम, ये 2 कलर ब्लाइंडनेस जो होने पर सरकार ने कहा है कि इनको ड्राइविंग लाइसेंस की अनुमति दे देनी चाहिए, यानी कि इसका ए और बी क्या होगा? ठीक होगा, मोटर वाहन अधिनियम। तो अब आपको कलर ब्लाइंडनेस जान लेनी चाहिए। देखिए, हमारी आंख में 2 तरह की सेल होती है। एक होती है रोड सेल। ठीक हो गई बात। पहले मैं रोड सेल का बता देता हूं। रोड सेल की अगर मैं बात करूं तो रेटिना के चारों ओर होती है रोड सेल। रेटिना के चारों ओर, रेटिना को घेरे हुए रहती है ये रोड सेल। ठीक होगी बात। अब ये क्या करती है? ये क्या करती है? रोड सेल जो है रात को देखने में मदद करती है। रोड सेल रात को देखने में मदद करने वाली कौन सी है? आपकी रोड सेल है। रोड सेल रात को देखने में मदद करती है। रे से रोड सेल, रे से रात को देखने में मदद करती है, रे से रेटिना के चारों तरफ है। तो इतनी बात तो हो गई। अब रोड सेल जो है केवल और केवल रात को देखने में मदद करती है, इसका कलर पहचानने में कोई योगदान नहीं होता है। चलिए, अब दूसरी सेल कौन सी है जो कलर पहचानने में मदद करती है? तो वो है कोन सेल। कोन सेल। अब आप कहेंगे कोन सेल, या हिंदी में बोलूं तो शंकु कोशिका बोलेंगे। कौन शंकु होता है ना, शंकु कोशिका। ठीक है। अब शंकु कोशिका क्या करती है? शंकु कोशिका ही, अगर देखिए शंकु सेल है, शंकु सेल से जो सिग्नल माइंड तक जाते हैं तभी व्यक्ति कलर पहचानता है। अगर उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो व्यक्ति उसे नहीं पहचान पाएगा। ठीक बात है। तो कलर पहचानने में कौन सी सेल है? आपकी कोन सेल है। तो आप सी से कलर और सी से कोन सेल जो है मदद करती है। अब देखिए, ये 3 तरह की होती है कोन सेल। मैं आपको बता देता हूं। एक होती है एम कोन, एक होती है एल और एक होती है एस। ये अलग अलग कलर के लिए काम करती है। एम जो है वो रेड के लिए काम करती है। ठीक है। एल जो है वो ग्रीन के लिए काम करती है और एस जो है वो ब्लू के लिए काम करती है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है जो कलर ब्लाइंड आदमी होता है वो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। मतलब, और देखिए हल्का फुल्का नीले रंग में भी दिक्कत होती है। अब जोन सी भी सेल में दिक्कत होगी, व्यक्ति उसी कलर को नहीं पहचान पाएगा। अगर एम कोन सेल में दिक्कत है तो रेड कलर को पहचानने में दिक्कत होगी, और यदि एल कोन सेल में दिक्कत है तो ग्रीन कलर को पहचानने में दिक्कत होगी व्यक्ति को। तो कलर ब्लाइंडनेस की एक और बात, कैसी बीमारी है ये अनुवांशिक बीमारी है। कहीं आप सोचें कि आप गाजर वाजर खा के आपकी कलर ब्लाइंडनेस ठीक हो जाएगी, तो नहीं होगी। ये अनुवांशिक बीमारी है। ठीक बात है। अनुवांशिक बीमारी है तो इसके लिए जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर के लिए महिला उत्तरदायी होती है। कौन उत्तरदायी होती है? महिला उत्तरदायी होती है। ठीक बात है। मैं आपको फिर बता देता हूं। देखिए, अगर एक्स एक्स है तो इसका मतलब क्या है? वुमेन है, और एक्स वाई है तो इसका मतलब क्या है? गर्ल है। अब हमारी कौन सेल खराब हुई है? एक्स वाई है तो क्या है? बॉय है, मेल, और एक्स एक्स है तो क्या है? फीमेल। ठीक है, ये हम जानते हैं। अगर देखिए हमारी कौन सेल खराब हुई है, कौन सेल खराब होने का मतलब क्या है? हम कलर नहीं पहचान पा रहे, तो हमारे कौन से जीन में दिक्कत है? हमारे एक्स जीन में प्रॉब्लम है। एक्स जीन में। अब एक्स जीन में प्रॉब्लम है तो आप कैसे कहेंगे? देखिए, अब मान लो फीमेल है, फीमेल में तो दोनों ही एक्स एक्स होते हैं। अगर उनका एक एक्स में प्रॉब्लम है तो दूसरा एक्स उनको कलर पहचानने में क्या कर देगा? मदद कर देगा। इसलिए महिलाओं में रेयर पाई जाती है। अब पुरुष है यानी कि मेल है, मेल में क्या होंगे? मेल में एक्स और वाई होंगे। पुरुष के पास एक एक्स होता है, अगर वही खराब हो गया तो पुरुष को क्या होगा? कलर पहचानने में दिक्कत होगी।
ठीक बात है। तो सामान्यतः तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई जो कि आपकी आनुवांशिक है, और ये इसका एक बॉडी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर के लिए महिला करती हैं इसका संचार, ठीक बात है। और ज्यादा इफेक्ट कौन होते हैं? ज्यादा इफेक्टेड पुरुष होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आ जाइए आप मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, पहली बार किसी राज्य में कोई महिला मुख्य सचिव बनी है? हाँ, बिन्नी महाजन बनी है। कहां पे? पंजाब में बनी है। ठीक हो गई बात, पंजाब में बिन्नी महाजन बनी है। चलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करता इसे, आगे चलता हूं। कह रहा इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक बात है। इंडियन प्रीमियर लीग की अगर जो मैं बात करूं, कह रहा 2019-20 का खिताब किसने जीता है? तो 2019-20 का खिताब इंडियन प्रीमियर लीग का लिवरपूल ने जीता है। लिवरपूल ने लास्ट टाइम 1989 और 90 में जीता था, तो अब इन्होंने 2020 में यानी 30 साल बाद ये खिताब जीता है, याद रखिएगा। तो इंडियन प्रीमियर लीग फुटबॉल 2019-20 का खिताब किसे मिला? लिवरपूल ने जीता है। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं। कह रहा टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किन दो व्यक्तियों को चुना है? तो देखिए, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल ने प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। कब होने हैं ये टोरंटो फिल्म फेस्टिवल? ये सितंबर 2020 में होने हैं। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2020 में होने हैं। तो आप टोरंटो फिल्म फेस्टिवल की हम बात कर रहे हैं। देखिए, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल कब होना है? सितंबर 2020 में होना है। अब कोरोना की वजह से होगा कैसे? ये अब डिजिटली कनेक्टिविटी के माध्यम से होगा। और पहली बार आप देख लीजिए, पहली बार टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में टोरंटो के बाहर के व्यक्तियों को शामिल किया जा रहा है। और ये आप जानते हैं गैदरिंग नहीं होगी, केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसका संचालन किया जाएगा। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आतंकवाद को धन उपलब्ध कराने के लिए नजर रखने वाली संस्था FATF की फुल फॉर्म क्या है? FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपनी ग्रे सूची में रखा है? तो पाकिस्तान 2018 से ग्रे सूची में है। ग्रे सूची में मतलब हो गया कि ये देश जो है आतंकवाद को धन उपलब्ध कराने में अग्रसर है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो इसमें पाकिस्तान 2018 से ग्रे सूची में है लगातार, और वर्तमान में भी ग्रे सूची में ही आया है। ठीक हो गई बात। आप देख लीजिए, जो FATF है ये कब का है? ये 1989 का है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप चेक करिएगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। मैं छोड़ रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक बात है, इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आपको देखना चाहिए, चर्चा में भी रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आप आ जाइए मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत ने लद्दाख में चीनी सेना से तनाव के बाद कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है? तो हम देखते हैं, भारत ने आपका अपना आकाश एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। आकाश जो है स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है, आपको पता होना चाहिए। ठीक बात है, आपको पता है क्या करता है एयर डिफेंस सिस्टम? तो अगर एयरफोर्स के द्वारा वहां के विमान कोई भी भारत की सीमा में प्रवेश करेंगे तो उसे वो रास्ते में ही उड़ा देगा। एयर डिफेंस सिस्टम को किसने बनाया है? DRDO ने डेवलप किया है एयर डिफेंस सिस्टम आकाश को। ठीक हो गई बात। DRDO की स्थापना 1958 का है। DRDO आप चेक करिएगा, DRDO की स्थापना कब हुई है। ठीक है, उसके अलावा एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूं मैं, जो आपको देखना चाहिए। S-400 लिखा है, इसका क्या मतलब है? ये रूस से ले रहे हैं हम। ठीक बात है, अभी आपको पता है आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी रूस गए थे, तो रूस से ले रहे हैं हम। ये क्या करेगा? ये 400 किलोमीटर में कोई भी अवैधानिक एयर गतिविधि, अगर हवाई गतिविधि अगर दिखती है सीमाओं में, तो 400 किलोमीटर की रेंज में ये उसे उड़ा देता है। ठीक है, तो इसको भी लेने के लिए हमने सौदा कर रखा है, लेकिन हम अभी रूस से रिक्वेस्ट की है कि इसे हमें जल्दी डिलीवर कर दे, S-400। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा संयुक्त राष्ट्र MSME दिवस कब मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र का MSME दिवस आपका 27 जून को मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है MSME को बढ़ावा देना। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। M से होता है माइक्रो, S से होता है स्मॉल, M से मीडियम
और ई से एंटरप्राइजेस। तो 27 जून को ये दिवस मनाया जाता है। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन पे चर्चा कर लेता हूं, आपके काम आ जाएंगे। अभी उत्तराखंड में एक पेपर हुआ था, वहां पे पूछा था एमएसएमईज एक्ट कब का है। तो एमएसएमई एक्ट भारत में 2006 में पास किया गया था, 2006 का एक्ट है। देखिए एमएसएमईज की अभी डेफिनेशन में चेंज किया भारत सरकार ने, तो 2020 में परिभाषा जो बदली है वो मैं बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आता है माइक्रो पे। माइक्रो इंडस्ट्री किसे बोलेंगे? माइक्रो इंडस्ट्री वो बोलेंगे, दो शर्तें लगा दी है। 1 करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट हो यानी निवेश हो, ठीक बात है, और आपका 5 करोड़ का व्यापार हो यानी टर्नओवर हो। तो उसे किस में शामिल करते हैं? उसमें माइक्रो में शामिल करते हैं। यानी 1 करोड़ का निवेश करके आप 5 करोड़ तक का टर्नओवर कर रहे हैं, यानी उससे नीचे नीचे जितने भी हैं वो सबको माइक्रो में शामिल किया जाएगा। माइक्रो का मतलब हो जाएगा सूक्ष्म, ठीक बात है। उसके बाद आता है स्मॉल। स्मॉल के लिए जो शर्त है वो है 10 करोड़ और आपका 50 करोड़। 50 करोड़ तक का टर्नओवर हो गया और 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट को स्मॉल इंडस्ट्री में कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता हूं तो वो है मीडियम। मीडियम की अगर बात करूं तो मीडियम में ये शर्त हो जाएगी 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ का टर्नओवर वाले इंडस्ट्री को, मतलब ये मैक्सिमम लिमिट है, इसके अंडर हम क्या करेंगे? मीडियम इंडस्ट्री में शामिल करेंगे और इससे आगे हम बड़ी इंडस्ट्री में चले जाएंगे, ठीक बात है। तो मैंने आपको बता दिए, तीनों परिभाषा भी बता दी, जो चेंज हुआ था आपको ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आप मेरे साथ आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केंद्रीय कैबिनेट ने ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए बने जस्टिस रोहिणी आयोग का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया है? देखिए जस्टिस रोहिणी कार्यकाल आयोग जो कार्यकाल 31 जनवरी तक यानी 6 माह तक बढ़ा दिया गया है, ठीक बात है। उद्देश्य क्या है? देखिए उद्देश्य ये 2017 में बना था। अब क्या हुआ, ओबीसी के अंदर कितनी कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी है, किसको क्या लाभ मिलना है, क्या लाभ नहीं मिलना, उसके एक्सप्लेनेशन के लिए ये बना था आयोग। अब हुआ क्या कि कोरोना की वजह से ये आयोग काम नहीं कर पाया है, तो इसलिए 6 महीने का कार्यकाल जस्टिस रोहिणी आयोग का बढ़ाया गया है। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेंगे? देखिए फीफा महिला विश्व कप 2023 की जिम्मेदारी मिली है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिली है। ठीक हो गई बात। फीफा महिला वर्ल्ड कप की जिम्मेदारी, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप महिला वर्ल्ड कप की जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिली है, बिल्कुल ठीक बात है। कब होगा? ये 2023 में होगा। अब इसके अलावा संयुक्त जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा देख लीजिए फीफा को अगर देख लें आप, फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। फीफा की स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को। नंबर 1 बात हो गई। फीफा का हेडक्वार्टर फ्रांस में है, पेरिस फ्रांस में। आप देखिएगा एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। फीफा का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। कमेंट करिएगा मुझे, मैंने पेरिस फ्रांस लिख दिया, एग्जैक्ट लोकेशन आप कमेंट करिएगा। फीफा के अध्यक्ष कौन है? फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है? इन्फेंटिनो इस समय फीफा के अध्यक्ष हैं, इन्फेंटिनो। ठीक हो गई बात। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प यानी कि आईआरजीसी ने किस महासागर बेस में अपना स्थायी बेस बनाने की बात कही है? तो ये हिंद महासागर में बना रहा है। क्या कहा है, क्या है इसने? कह रहा हिंद महासागर में ईरान के मछुआरों को परेशान किया जाता है, तो इसलिए वो उनकी सुरक्षा के लिए अपना एक स्थायी बेस बनाने जा रहा है। कब तक बनाएगा? 2021 तक उसे ये बेस बनाने का उसने टारगेट रखा है। ठीक बात है। चलिए ये तो बात हो गई। ठीक, अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं। ये लिखा आईआरजीसी। आईआरजीसी है क्या? देखिए आईआरजीसी की स्थापना 22 अप्रैल 1979 को हुई थी। आईआरजीसी क्या है? आईआरजीसी ईरान में क्रांति हुई थी। ठीक बात है, ईरान में क्रांति हुई थी। क्रांति के बाद ईरान के जो नेता हैं, धार्मिक नेता, जिनका नाम है अमानतुल्लाह खुमैनी। अमानतुल्लाह खुमैनी, आप खुमैनी के नाम से बहुत फेमस हैं ये। तो खुमानी के निर्देशन में आईआरजीसी की स्थापना हुई थी। ठीक बात है। आपको भी पता होगा जनवरी 2020 की बात है, अमेरिका ने कासिम सुलेमानी को मार दिया था।
ठीक बात है। अमेरिका ने कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी, वहां मिसाइल मार दी थी एयरपोर्ट पर उतरते ही। तो कासिम सुलेमानी IRGC का ही कमांडर था। ठीक बात है। अमेरिका इस संस्था को आतंकवादी संगठन मानता है, जबकि ईरान इसे अपना राष्ट्रीय संगठन का दर्जा दे करता है। ठीक हो गई बात। चलिए, ईरान की अगर बात कर लूं, ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी है। आप जानते होंगे ईरान में प्रेसिडेंट से ज्यादा इंटरफेयर जो धार्मिक नेताओं को होता है। तो वहां पे धार्मिक नेता कौन है? धार्मिक नेता खुमैनी है, जिनका वहां की सारी राजनीति में प्रत्यक्ष इंटरफेयर रहता है और इन्हीं के निर्देशन में निर्णय लिए जाते हैं। अगर कोई निर्णय इनके अनुसार नहीं होता तो ये बदलवा देते हैं सरकार पे। ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी तेहरान है। ठीक होगी बात। चलिए, एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। ईरान का एक बंदरगाह है जो ईरान ने भारत को यूज करने के लिए दे रखा। उस बंदरगाह का नाम आपको बताना है। उस बंदरगाह का नाम क्या है जो ईरान का हमने भारत ने ले रखा है यूज करने के लिए? ठीक हो गई बात। ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैंने आपको बता दिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा अमेरिका ने अपने देश की अफ्रीकी महिला थी, अमेरिकी महिला इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किस मुख्यालय का नाम रखा है? देखिए, नासा का मुख्यालय भवन का नाम क्या कर दिया है? जैक्सन भवन कर दिया गया है। ठीक बात है, बिल्डिंग का नाम जैक्सन भवन किया गया है। आप कहेंगे क्यों किया गया है, तो हम उसे देख लेते हैं। देखिए, 1951 की बात है। अमेरिका में एक समिति बनी थी। समिति का नाम क्या था? समिति का था राष्ट्रीय सलाहकार समिति। आप कहेंगे राष्ट्रीय सलाहकार समिति बनी थी, काय के लिए की गई थी? ये एरोनॉटिक्स यानी अंतरिक्ष रिसर्च में कैसे काम करें, तो उसके लिए जो कमेटी बनी थी उसकी अध्यक्ष, उसके सदस्य थी मैरी डब्ल्यू जैक्सन। ठीक होगी, ये महिला थी। तो ऐसा माना जाता है इसी महिला ने महिलाओं के लिए अमेरिका में अंतरिक्ष के दरवाजे खोल दिए। तो इसी महिला को माना जाता है महिलाओं के लिए अंतरिक्ष के दरवाजे खोलने वाली महिला कौन है? मैरी डब्ल्यू जैक्सन है। ठीक है, उसी कमेटी की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के बाद आप जानते हैं 1 अक्टूबर 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। आप जानते हैं नासा की स्थापना, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी में है नासा का हेडक्वार्टर। तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन की कमेटी की सदस्य थी। तो इसी महिला ने अमेरिका के अंतरिक्ष की नींव रखी इस समिति ने। आप ये समझ लीजिए, तो उस महिला का योगदान था। अब महिलाएं आगे बढ़ सकी अंतरिक्ष के कार्यक्रम में, इसलिए उनको सम्मान देने के लिए नाम बदला गया नासा के मुख्यालय भवन का। ठीक होगी बात। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में नेविगेशन द न्यू नॉर्मल, ये कार्यक्रम नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, ये कार्यक्रम शुरू किया है। तो नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल कार्यक्रम नीति आयोग ने शुरू किया है। आप कहेंगे क्या है? देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कोविड जो चल रहा है, कोरोना के से लोगों में सुरक्षित व्यवहार करने की आदत विकसित करना। कैसा? सुरक्षित व्यवहार आदत विकसित करने के लिए करना। तो इसके लिए क्या क्या बताया गया टारगेट इस कार्यक्रम में? इसमें क्या है? लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हैंड सैनिटाइज करें, हाथ धोते रहें, और सार्वजनिक स्थलों पर थूकना नहीं है। ठीक है, स्प्लिटिंग जो करते हैं, थूकना जो है, इस पर भी प्रतिबंध है। तो आप देख लीजिए, इस तरह की लोगों में आदत विकसित करने के लिए नीति आयोग ने जो कार्यक्रम चलाया है उसका नाम है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। ठीक बात है, एक नए व्यवहार का नेविगेट कर रहे हैं ये। ठीक हो गई बात। अब आप देख लीजिए, नीति आयोग ने बनाया है, तो नीति आयोग की स्थापना देख लीजिए। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसके पीएम जो हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं, एक वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वाइस चेयरमैन कौन है? वाइस चेयरमैन आपके राजीव कुमार हैं। राजीव कुमार है वाइस चेयरमैन। ठीक है, जो भी वाइस चेयरमैन होगा ना, उसे कैबिनेट का दर्जा मिला होता है, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलता है उसे। तो राजीव कुमार को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला हुआ है। एक सीईओ होते हैं। सीईओ आपके पेपर में आए थे उत्तराखंड में, अमिताभ कांत हैं इसके वर्तमान में सीईओ। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक बात है, हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो देख लीजिए, मैंने लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। नीति आयोग का कार्यक्रम है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। नेक्स्ट आता हूं, कह रहा हाल ही में किस राज्य सरकार ने
मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है। तो देख लीजिए, ये योजना त्रिपुरा सरकार ने शुरू की है। अब आप नाम से देख रहे होंगे मातृ पुष्टि उपहार योजना। इसके अंदर क्या होगा, एक पोषण किट डेवलप की जाएगी और महिलाओं को दी जाएगी, जिससे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उचित पोषण मिल सके और साथ ही साथ बच्चों को भी पोषण मिल सके। अब महिलाओं और बच्चों को पोषण दे रहे हैं तो आपको समझना चाहिए उद्देश्य क्या होगा। उद्देश्य एक स्वस्थ भारत बनाना। ठीक बात है। इसका मतलब कुपोषण की, यानी कि माल न्यूट्रिशन पे कंट्रोल करना, कुपोषण नियंत्रण करना, चाहे वो महिलाओं में हो चाहे वो बच्चों में हो। तो एक स्वस्थ भारत की ओर ये कार्यक्रम होगा। आप समझिए, त्रिपुरा सरकार ने चलाया है। त्रिपुरा सरकार की अगर बात करूं तो सीएम कौन है? सीएम है विप्लव कुमार देव, त्रिपुरा के सीएम हैं। और अगर बात करूं मैं गवर्नर कौन है, तो गवर्नर हमने पीछे भी बात की थी, रमेश बैस जो है त्रिपुरा के गवर्नर हैं। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस बैंक ने युवा पे मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ठीक बात है, यूडीएमए के साथ साझेदारी से शुरू किया है। देखिए, यस बैंक ने शुरू किया है युवा पे। आप कहेंगे क्या है ये? ठीक बात है, मैं इसे देख लेता हूं। देखिए, उद्देश्य क्या है इसका? आप डिजिटल भुगतान करना। आप जानते हैं भारत सरकार पहले से यही चाह रही है कि और बिना छुए, यानी कि अनटचेबल, विदाउट कांटेक्ट, बिना छुए। तो बिना छुए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यस बैंक ने ये ऐप शुरू किया है, जिसका नाम है युवा पे ऐप। ठीक हो गई बात। उद्देश्य क्या है? विदाउट कांटेक्ट डिजिटली लेन देन को बढ़ावा देना। यस बैंक की बात करूं तो यस बैंक कब का है? यस बैंक 2004 का है। संस्थापक इसके राणा कपूर और अशोक कपूर, आप जानते होंगे। राणा कपूर और अशोक कपूर इसके संस्थापक हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पे है हेडक्वार्टर? मुंबई में है यस बैंक का। ठीक है, मैंने पॉसिबल क्वेश्चन आपको बता दिए, युवा पे ऐप बता दिए। चलिए नेक्स्ट चलता हूं। कह रहा हाल ही में कौन सा एयरपोर्ट अपने नए रनवे पर एनिवेशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला बन गया है? तो इस एयरपोर्ट का नाम है आपका बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक बात है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ऑल वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम लागू कर दिया गया है। ठीक हो गई बात। अब आप समझ गए होंगे ऑल वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम का मतलब क्या है। इसका मतलब हर मौसम में उड़ानों का संचालन हो सके, इसके लिए किया गया है। ये भारत का प्रथम एयरपोर्ट बन गया है। अब मैं आपको 2-4 चीजें बता देता हूं। आप बेंगलोर एयरपोर्ट को एक नाम से और जानते होंगे, क्या? केम्पागोड़ा एयरपोर्ट। आपने सुना भी होगा केम्पागोड़ा एयरपोर्ट को। तो वही केम्पागोड़ा एयरपोर्ट है, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने किया है, ये स्थापित किया है केम्पागोड़ा। अब केम्पागोड़ा कौन है? केम्पागोड़ा आपके बेंगलोर के संस्थापक हैं। केम्पागोड़ा बेंगलोर के संस्थापक हैं। ठीक बात है। चलिए, केम्पागोड़ा बेंगलोर के संस्थापक हैं। अभी हाल ही में क्या किया था वहां के मुख्यमंत्री ने? केम्पागोड़ा एयरपोर्ट पर 108 फीट की केम्पागोड़ा की मूर्ति भी लगाई गई है, कांस्य की मूर्ति लगाई गई है। ठीक हो गई बात। तो आपको मैंने सभी संभावित क्वेश्चन बताए हैं कि ऑल वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम भारत में सबसे पहले बेंगलोर एयरपोर्ट पे लग गया। केम्पागोड़ा कौन है? केम्पागोड़ा की फोटो कहाँ लगाई गई? ये मैंने आपको बता दिए, 108 फीट की लगाई गई। अगर 1-2 क्वेश्चन जो परंपरागत है उसकी मैं बात करूं तो आप देख लीजिएगा। ये भी मैंने बताया, ये पहला एयरपोर्ट है जो ऑल एविएशन वेदर मॉनिटरिंग करेगा। ठीक बात है। चलिए, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? हम हर वेदर में फ्लाइट्स का संचालन कर सकेंगे, उसके लिए मॉनिटरिंग करेगा कि वेदर ठीक है या नहीं ठीक है, फ्लाइट्स को भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए, तो उसके लिए। चलिए 1-2 क्वेश्चन परंपरागत बताऊं अगर आप कहें तो। कर्नाटक के देखिए, कर्नाटक का एक क्वेश्चन आता है, ये तो हमारा आंसर हो गया, अलमाटी बांध। आपसे पूछे अलमाटी बांध कहाँ है तो आप कहेंगे कर्नाटक में है। कर्नाटक में कौन सी नदी पर है? इसकी नदी पूछी जाती है कई बार, कृष्णा नदी पर है, एक क्वेश्चन। दूसरा तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा डैम आप जानते हैं कौन सी नदी पर होगा? तो ये तुंगभद्रा नदी पर होगा, 2 क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन, एक और प्रसिद्ध डैम है यहाँ का जिसका नाम है कृष्णराज सागर डैम। कौन सा डैम? कृष्णराज सागर डैम। ये कौन सी नदी पर होगा? कावेरी नदी पर। 3 क्वेश्चन। चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे।
तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 3 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, अलमाटी, तुंगभद्रा डैम, कृष्णराज सागर बैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक नवी ऋण ऐप लॉन्च किया है जो फास्ट रैंक क्रेडिट प्रदान करेगा? बड़ा डार्क कलर सा कैसे हो गया ये। चलिए कह रहा नवी, देख लीजिए क्या है, पहले क्वेश्चन समझिए। नवी ऋण ऐप लॉन्च किया है, ठीक बात है। किसने किया है? सचिन बंसल ने किया है। अब आप कहेंगे सचिन बंसल कौन है? तो आप जानते हैं सचिन बंसल फ्लिपकार्ट के मालिक हैं, फ्लिपकार्ट वाले हैं सचिन बंसल। यानी कि हम ये कह रहे हैं फ्लिपकार्ट ने एक नवी ऋण ऐप लॉन्च किया है। चलिए पहली बात तो ये हो गई। दूसरा क्या है, ये कह रहा है ये आपने 5 लाख तक का आपको ऋण मिलेगा। चलिए बढ़िया बात हो गई। और दूसरा कितने महीने में वापस करना पड़ेगा? 36 माह के लिए मिलेगा। तो 36 माह के लिए 5 लाख तक का ऋण और तुरंत मिलेगा। यही जो इसी ऐप के जरिए प्रदान किया जाएगा। तो यही लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट ने, ठीक हो गई बात। अब आप इसमें एक क्वेश्चन देख लीजिए, फ्लिपकार्ट कब स्थापित हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा फ्लिपकार्ट, ठीक है। बिन्नी बंसल, सचिन बंसल, कौन कौन है तो आपको देखना चाहिए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आ जाइए अब मेरे साथ। कह रहा अंतरिक्ष सेक्टर में को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोलने के लिए केंद्र सरकार ने किस रेगुलेटरी संस्थान की स्थापना की है? देखिए केंद्र सरकार ने जो की है इन स्पेस की है। इन स्पेस की फुल फॉर्म आप देख लीजिए क्या है। सबसे पहले आएगा इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन, ठीक बात है, एंड ऑथराइजेशन, ठीक बात है, ऑथोराइजेशन सेंटर, ठीक बात है। तो मैं दोबारा बता देता हूं, आप देखिए दोबारा अगर सुने तो क्या होगी, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को स्पेस कार्यक्रम में बढ़ावा देना। देखिए विदेश के बहुत से देशों में प्राइवेट सेक्टर ही जो है स्पेस में काम करता है। भारत सरकार भी इस ओर बढ़ी है, प्राइवेट सेक्टर की हेल्प करेगी कि वो कैसे सैटेलाइट बनाए, कैसे रडार बनाए, उनकी हेल्प करेगी। तो आगे आगे प्राइवेट सेक्टर से जो है, एक तो भारत सरकार का जो संसाधन है वो कम इन्वेस्ट होंगे, दूसरा प्राइवेट सेक्टर की आउटपुट जो है गवर्नमेंट सेक्टर से थोड़ी ज्यादा होती है। तो हो सकता है कि कुछ अच्छा भी निकल कर आए, ठीक है। तो इसी उद्देश्य से ये किया गया है। आप जानते हैं, मैं अब 1-2 क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। इसरो को जानते होंगे आप, ठीक है। इसरो ने अभी एक कंपनी बनाई थी प्राइवेट, उसका नाम क्या था? उसका नाम था न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड, ठीक होगी बात। उसके बाद एक चीज और देख लेते हैं, जो इसरो की दूसरे देशों के हम उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, आप जानते हैं। तो इसरो की कौन सी संस्था है जो वाणिज्यिक संस्था है? उसका नाम है एंट्रिक्स, ठीक है, पेपर में आ चुका है। एंट्रिक्स इसरो की वाणिज्य संस्था है जो क्या करती थी, जो प्राइवेट सेक्टर, जो दूसरे देशों के हम सैटेलाइट लॉन्च करते थे। और अब इसरो ने जो बनाई है उसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब इसमें प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके लिए इन स्पेस जो है सरकार ने इन स्पेस की रेगुलेटरी स्थापना का निर्णय किया है, ठीक है। देखिए रेगुलेटरी संस्थान है ये। रेगुलेटरी संस्थान क्या करेगा? रेगुलेटरी संस्थान जैसे कि एडा होता है, एडा किसका? रेगुलेटरी टेलीकॉम को, इंश्योरेंस को कंट्रोल करता है एडा। ट्राई होता है, ट्राई किसको? टेलीकॉम को कंट्रोल करता है। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर आएगा तो उसे भी तो कंट्रोल करने की जरूरत होगी। तो ये रेगुलेटरी संस्थान इन स्पेस जो है प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल कर, प्राइवेट सेक्टर की स्पेस गतिविधि को कंट्रोल करेगा। और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इसरो के अधीन क्या बनाया गया? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बनाया गया है। अब आप इसमें एक चीज और देख लीजिए, इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान, हम जानते हैं। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, आप जानते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इसरो जो है मानव को कब अंतरिक्ष में भेज रहा है, हमारी क्या तैयारी है, कहां तक पहुंच गए हैं हम, क्या टारगेट रखा हुआ है, आप मुझे बताइएगा। मैं वेट करूंगा आपके मैसेज का, टेक्स्ट करिएगा आप मुझे यूट्यूब पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलता हूं मैं। खत्म हो गए आपके क्वेश्चन। चलिए देखिए, जो 27, 28, 29 का जो करंट रुक गया था, मैंने लगभग सभी क्वेश्चनों को इसमें शामिल करने की कोशिश की है, ठीक है।
तो अगर कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो मैं आगे डिस्कस कर लूंगा उसे, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू, टेक केयर।